स्वागत है आपका हमारे चैनल आई सक्सीड में। और आज हम रेलवे ग्रुप डी के एक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न मैथ से होंगे। तो देखिएगा प्रश्न किस तरह के विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को ध्यान से हम देखेंगे। तो ये जो प्रश्न हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये जो है 28/9/2018 की शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्न है। इनमें हमारा पहला प्रश्न है कि मार्क को 4.5 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। देखिए समय हमारा था 4.5 घंटा, इसमें समय हमारा 4.5 घंटा था और दूरी 220 किलोमीटर की थी। कह रहा है कि उसने 60 किलोमीटर घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन से, यानी कि वो कुछ दूरी ट्रेन से तय करता है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, और कुछ दूरी वो बस से तय करता है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की थी, और बस द्वारा तय की गई यात्रा, बस द्वारा जो है दूरी ज्ञात करना था। अब देखिए इसमें या तो दूरी पूछता है या फिर समय, यानी कि ये पूछ ले कि ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, या फिर पूछ ले बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर लीजिए। या फिर प्रश्न आपका ऐसा हो सकता है कि ट्रेन के द्वारा कितना समय लिया गया या फिर बस के द्वारा कितना समय तक ट्रेवल किया गया। तो देखिए अगर हमको देखिए, लेकिन इसमें हमको क्या ज्ञात करना था, इसमें हम समय ज्ञात करना था, यानी कि इसमें हमको समय ज्ञात करना था। तो बस द्वारा कितना समय तक उसने यात्रा किया था, तो आप देखिएगा ध्यान से, टोटल समय वो 4.5 घंटे लिया था। तो मान लीजिए वो बस के द्वारा x घंटा का ट्रेवल करता है। अगर वो बस से x घंटे का ट्रेवल करता है तो वो ट्रेन के द्वारा कितना समय तक चलता है, तो 4.5 घंटा माइनस x, ये क्या हो गया, ये इनके द्वारा लिया गया समय हो गया, यानी कि ट्रेन के द्वारा लिया गया समय और बस के द्वारा लिया गया समय। अब देखिए जब इसका ट्रेन का जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप देखिए 60 और जब गुणे करेंगे 4.5 माइनस x, यानी कि किलो इस चाल, यानी कि जब आप चाल गुणे समय करते हैं तो आपका दूरी निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी हो गई, प्लस हम करते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा और गुणे करते हैं x से, तो ये बस के द्वारा तय की गई दूरी हो गई। और जब आपकी टोटल दूरी 220 किलोमीटर दिया था, बस आपका समीकरण तैयार हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये 6×5 = 30, 6 × 4 = 24, 3 × 7 = 27, ये 270 माइनस 60x प्लस 40x इज इक्वल टू 220 था। देखिए 270 माइनस 20x इज इक्वल टू 220, और ये माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस 50, ये माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50/20, 0 से 0 कट जाएगा और 2.5 घंटा, यानी कि बस के द्वारा लिया गया समय जो है वो देखिए 2.5 घंटा है। अगर बस ने 2.5 घंटा लिया है और पूरी यात्रा करने में 4.5 घंटा समय लग रहा है, तो इसमें से 2.5 आप घटा देंगे तो आपका 2 घंटा ट्रेन के द्वारा लिया गया समय हो जाएगा। अगर यही चीज दूरी पूछ लेता कि ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी बताइए, तो आप समय निकाल ही चुके थे। तो आप देखिए चाल गुणे समय कर देंगे तो आपका दूरी निकल जाएगा, और दूरी हो जाता है 120 किलोमीटर। किससे, ट्रेन से। अगर यही दूरी आपको बस से ज्ञात करना होता तो क्या करते, इसमें 40 का गुणा कर लेते समय में, क्योंकि चाल गुणे समय बराबर दूरी होता है, तो ये आपका 100 किलोमीटर आ जाता है। तो ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 2 में पूछी गई पहली प्रश्न थी। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिएगा हमारा दूसरा प्रश्न था। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न ये था कि एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई थी और इसमें ज्ञात करना था 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख रुपए है और 2017 में व्यय किया गया कुल धन 150 लाख है। तो 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था। दिया था कि 2016 में और 2017 में जो लागत था वो 2016 में 120 लाख था और 2017 में आपका 150 लाख था। और इसमें प्रश्न ये था कि 2016 की तुलना में 2017 का जो आपका वेतन था वो कितना अधिक था। तो वेतन आपको ज्ञात करना था। तो देखिएगा जो वेतन 2016 और 17 के बीच परसेंटेज था, वेतन आपका 2016 में 50% था और 17 में आपका 55% था। यानी कि जो लागत था 120 लाख रुपए था और 120 लाख का जो 50% था वो वेतन था, यानी कि आपका 60 लाख क्या हो गया, आपका वेतन हो गया। और इसी तरह जब 150 लाख रुपए आपका लागत था तो इसका 55% आपका वेतन था। तो 55% वेतन निकाल लेते हैं। तो 50 × 150 और 50 दूना 100, और इसके बाद गुणा कर लेते हैं। 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, 16/2, यानी कि 2 × 8 = 16, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, 82.5 लाख ये 2017 का आपका वेतन निकल जाता है। तो आपको पूछा था कि 2016 की तुलना में 2017 में वेतन में कितनी वृद्धि हुई थी। तो वृद्धि निकालने के लिए 82.5 माइनस 60 लाख, क्योंकि 2017 का वेतन लेंगे
और उसमें से 2016 का वेतन घटा लेंगे तो ये आपका 22.5 लाख आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अब हम तीसरा प्रश्न इसमें देखने जा रहे हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा क्या था कि पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसको भरने में 6.25 घंटे का समय लगाता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा। पाइप बी उसको कितने समय में? देखिए जब पाइप ए जो है उसको 5 घंटे में भर सकता था और पाइप बी जो है 6.25 घंटों में भर सकता था। तो इसमें आपको पहले लेना होगा लॉस, और इसका लॉस जब आप लेते हैं तो आपका आएगा 25। 5 और 6.25 का लॉस आप जब लेंगे तो आपका आएगा 25। देखिए पहले आप एक काम कीजिए, 5 में 100 का गुणा कर लीजिए और 6.25 में 100 का गुणा कर लीजिए। दोनों का लॉस लेंगे तो 2500 होगा। 2500 होगा तो इसमें जो आपने 100 से गुणा किया था उसको भाग कर लीजिए। तो ये आपका और ये आपका। देखिए 5 और 6.25 और 25। देखिए ये 1 घंटे में 5 काम कर रहा है और ये 1 घंटे में 4 काम कर रहा है। यानी कि ए 1 घंटे में 5 काम करता है और बी 1 घंटे में 4 काम करता है। अगर ए 1 घंटे में 5 काम कर रहा है तो देखिए 3.4 घंटे में पूरा काम हो जाता है और बी कुछ समय काम करके काम बंद कर देता है। कहने का मतलब ये है कि ए जो है काम पूरा करता है। 5 चौका 20, 5 तिया 15, 2 17, यानी कि 17 काम ए अकेले करता है। क्योंकि ए तो बंद होता नहीं है, काम करना सिर्फ बी बंद करता है। तो जब बी काम करना बंद कर देता है तो जो ए 1 घंटे में 5 काम कर रहा है, यानी कि वो 3.4 घंटे लगातार काम करता है, तो ए के द्वारा 3.4 घंटे में किया गया कार्य जो है वो 17 है और टोटल काम आपका 25 है। 25 में से 17 निकाल लेते हैं तो आपका 8 आता है। यानी कि ये जो 8 काम है वो बी करता है। और आपको पता है कि बी 1 घंटे में 4 काम करता है, तो 4 काम यानी कि 2 घंटा। बी 2 घंटा काम करता है, यानी कि 2 घंटा काम करने के बाद बी काम करना बंद कर देता है। उसके बाद जो शेष काम होता है उसको ए पूरा करता है और काम पूरा होने में 3.4 घंटा का समय लगता है। तो ये आपका आंसर था कि 2 घंटे बाद बी काम करना बंद कर देता है। ये हमारा तीसरा प्रश्न था। इसके बाद हम देखेंगे चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न हमारा था कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 अंश है। तो आपको ज्ञात करना था कि भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करना। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए तो बहुभुज के आंतरिक कोण का योग जो होता है n-2 × 80 होता है, जो कि आपका था 1260 डिग्री। आपका n आपको ज्ञात करना था, तो आपको 180 को n से गुणा कर लेते हैं तो ये आपका 180 n हो जाता और ये 360 = 1260। जब आपका 180 n होता और जब आप इसको इस पार लेके आते तो 12 3 15 1620, ये आपका 1620 हो जाता है। 180 n = 1620/180, यहाँ से 180 हटा लेते तो ये आपका इतना हो जाता। तो ये आपका 9 आंसर हो जाता है। 18 9 162 आपका 9 आंसर हो जाता है। ये आपका चौथा प्रश्न का जवाब था। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग आपका ये फार्मूला लगता है और इस फार्मूला को आपको याद कर लेना चाहिए। ये हमारा चौथा प्रश्न था। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा था कि एक प्राकृतिक संख्या 1 को छोड़कर का वर्ग या तो 3 का एक गुणज है या 3 के गुणज से अधिक है। यानी कि प्राकृतिक संख्या आप देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या में से अभी प्राकृतिक संख्या में भी आपको 1 को नहीं लेना था। 1 के बाद आप 2 ले सकते थे, 3 4 5 6 आगे लेते रह सकते थे। तो ये कह रहा है कि इसका वर्ग, अगर 2 का वर्ग हम कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 का वर्ग कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 4 का वर्ग कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। तो इसका कहना यह था या तो वो 3 का गुणज है, या तो वो 3 का गुणज है या फिर 3 के गुणज से अधिक है। यानी कि पूछा था कितना अधिक है। तो आप देखिए अगर ये 4 है तो 4 3 के गुणज 3 आ रहा है, 3 + 1 यानी कि 1 अधिक है। अगर ये या तो वो 3 का गुणज है यानी कि वो 3 से विभाजित हो सकता है सीधे सीधे तौर पर, ठीक है, या फिर वो देखिए 3 × 5 = 15 धन 1 यानी कि 15 3 से विभाजित होगा। तो ये 15 3 का गुणज है लेकिन 1 अधिक है, क्या? 4 का वर्ग। यानी कि अगर 5 का स्क्वायर में ले लूं और 25 आए तो और 24 धन 1 करूं तो क्या कह रहा है कि 3 का गुणज तो है, या तो वो 3 का गुणज है, जैसे आप 9 ले लीजिए 3 का गुणज है। और इसके बाद देखिए या तो 3 के गुणज से कितना अधिक है, 1 अधिक है। यहाँ पे आप ले लीजिए जब आपने 4 लिया तो 3 का गुणज तो था लेकिन इसमें 1 अधिक हो गया, इसमें 1 अधिक हो गया, इसमें 1 अधिक हो गया। तो उसका कहने का मतलब यह था कि या तो वो 3 का गुणज है या फिर 3 के गुणज से 1 अधिक है। तो यही एक आपका आंसर था। ये आपका पांचवा प्रश्न था। और अब हम छठवां प्रश्न देखते हैं। का छठवां प्रश्न था
कि इस आकृति में कितने आयत है। इसमें आपको आयत ज्ञात करना था और इसमें आयत थे आपके 15। 15 कैसे था वो आप देखिएगा कि ये देखिए यहाँ से ये आपका एक आयत होता है। देखिए ये बड़ी वाली आयत को मैं आपको काउंट करा रहा हूँ कि ये एक आयत हो गया, यानी कि एक आयत हमने फाइंड कर लिया। और ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा दूसरा आयत हो गया, यानी कि एक आयत हमने और प्राप्त कर लिया। फिर यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये अंदर ही अंदर मैं आपको बना देता हूँ। ये हमने तीसरा आयत, यानी कि ये वाली लाइन हमारी आ रही है यहाँ तक और यहाँ से नीचे फिर यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा हमारा, यानी कि हमने एक और प्राप्त कर लिया। अब हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं तो देखिएगा एक आयत हमारा यहाँ पर है, एक आयत हमने और प्राप्त कर लिया। एक आयत हमारा यहाँ पर है, एक आयत हमने और प्राप्त कर लिया। फिर यहाँ पर एक आयत हमारा है, एक आयत हमने और प्राप्त कर लिया। यहाँ पे देखिए एक आयत हमारा है, एक आयत हमने और प्राप्त कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने शुरू किया और ये वाली आकृति हमने ली, लेकिन यहाँ से ये आपका आता है यहाँ से यहाँ तक, ये एक आयत हमारा बनता है। तो एक आयत हमने और प्राप्त कर लिया। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ नीचे तक एक आयत ले रहे हैं। अगर ये बीच की लाइन में हटा दूं, ये बीच की लाइन हटा दूं तो ये एक आयत तैयार हो रहा है। तो एक आयत हम यहाँ से ले लिए। अब यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण रूप से अगर ये बीच की लाइन हटाओ तो एक आयत ये तैयार हो रहा है। तो एक आयत हम यहाँ से भी पा गए। फिर आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वाली लाइन, एक आयत यहाँ से भी बन रहा है। फिर हमने एक आयत प्राप्त किया और एक आयत हमारा यहाँ से बन रहा है, एक आयत हमने फिर प्राप्त किया और एक आयत हमारा यहाँ से बन रहा है यहाँ पे, यानी कि एक आयत हमने और प्राप्त किया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आयत हमारा हो गया। लेकिन देखिएगा अभी हम ये छोड़ दिए थे, ये हमारा संपूर्ण रूप से अगर हम ये ले रहे हैं तो ये आयत हमारा यहाँ से भी तैयार हो गया, हमारा 14 हो गया। और एक आयत हमारा ये बड़ा वाला बनेगा, ये बड़ा वाला, क्योंकि हमने जो आयत लिया था वो सिर्फ यही तक लिया था। अब ये बड़ा वाला जो हमारा आयत बन रहा है ये हमारा 15, यानी कि इसमें जो टोटल आयत आपके थे वो 15 आयत थे। ये हमारा छठा प्रश्न था। अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं। देखिए सातवां प्रश्न हमारा दिया है कि एक जूट बैग को 45 रुपए में खरीदा गया और अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको क्रय मूल्य दिया था आपका 45 रुपया और लाभ इस पर आपको 20% लेना था, तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो आपको पता है कि क्रय मूल्य जब भी आपका होगा वो 100% पर ही होता है, यानी कि 100% आपका रुपया 45 था, तो आपको 20% लाभ लेने के लिए 120% पर बेचना था। तो 45 गुणे 120/100 कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये देखिए 5 9 45, 5 20 100 और 20 छके 120, 9 छके 54, यानी कि 54 रुपए में जब वो बेचेगा तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा? 20% का प्रॉफिट होगा उसको 20%। चलिए हम इसको भी ज्ञात कर लेते हैं 20% प्रॉफिट होता है कि नहीं। विक्रय मूल्य 54 रुपए है और 45 रुपए क्रय मूल्य है, तो जो लाभ हो रहा है आपका 9 रुपए का लाभ हो रहा है। 9 रुपए का लाभ है, 9 रुपया लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणे 100, तो ये 9 पचे 45 और 5 20 100, यानी कि 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 54 रुपए विक्रय मूल्य हमारा सही है। देखिए आठवां प्रश्न में आपका दिया था कि ए और बी किसी काम को 24 घंटे में एक साथ मिलकर के कर सकते थे, यानी कि ए और बी एक घंटे में 1/24 काम कर रहे थे और कह रहा है कि ए और बी काम शुरुआत करते हैं एक साथ और 8 घंटे तक काम करते हैं। तो देखिएगा जब 8 घंटे तक काम करते हैं तो ये 8/24 काम करते हैं, यानी कि 1/3 काम कौन करता है? ए और बी एक साथ मिल करके करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई काम है और ये काम 8 घंटे तक ए और बी कर रहे हैं, ए और बी कर रहा है, जबकि यहाँ पर ए से इस काम को कर रहा है और टोटल जो काम को पूरा होने में समय लग रहा है वो आपका 28 घंटा लग रहा है। ठीक है, यानी कि 8 घंटे पहले काम हो चुका है और 20 घंटा काम होना भी बाकी है। तो 1/3 काम यहाँ से हो गया और शेष 2/3 काम ए करता है और 20 घंटे में करता है। तो पूछ रहा है कि अगर ए वो काम अकेले करता तो कितने समय में करता। तो समय आपको ज्ञात करना था, यानी कि उसका चाल ज्ञात करना था। तो यानी देखिए चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। यहीं पर अगर काम और दूरी और समय में आप ये चीज लेते तो आप कैसे लेते? देखिए जो काम था आपका 2/3 था और समय आपका 20 लग रहा था। अगर आप इसको हर को 1 ले ले तो कोई वैल्यू नहीं बदलता है। इसको आप यहाँ लाएंगे तो 20 और 2 दाम में 20, यानी कि 1/30, यानी कि वो 1 घंटे में 30 काम करता और एक काम को ए जो है 30 घंटे में पूरा कर लेता।
ये जो है उस काम को 30 घंटे में पूरा कर लेता है। ये आपका 8वां प्रश्न था। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपका था कि मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। देखिए, जब मोनिका का जन्म हुआ, मोनिका मान लीजिए जब x वर्ष की थी, तो उसके पिता की उम्र क्या था, फादर की उम्र 38 वर्ष था। और जब उसके मोनिका का जन्म, उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी, जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ। जब देखिए ये कितने वर्ष की हो गई, 4 वर्ष बड़ी हो गई। और इसकी छोटी बहन का क्या, इसकी सिस्टर को अगर हम ले लें तो अब इसकी सिस्टर एक्स हो गई। देखिए इससे 4 वर्ष छोटी थी, यानी कि मोनिका 4 वर्ष बड़ी थी, अपनी छोटी सिस्टर से। तब इसके समय में जो इसकी मदर का उम्र दिया है वो 36 दिया हुआ है। ये कब दिया है, 4 वर्ष बाद का उम्र दिया हुआ है। अगर आप इसके और इसमें फादर और मदर के बीच आयु में डिफरेंस पूछा था, तो आप देखिएगा मोनिका जब जन्मी थी तब पिता 38 वर्ष थे। तो मोनिका जब 4 वर्ष गई, 4 वर्ष की हो गई, तब उसकी बहन का जन्म हुआ, यानी कि पिता तब कितने के हो गए, तब पिता 42 वर्ष के हो गए। ध्यान से देखिएगा, मोनिका जब जन्मी थी तब उसके पिता 38 वर्ष के थे। 4 वर्ष बाद उसकी सिस्टर का जन्म हुआ, तब उसके पिता की उम्र 42 वर्ष थी। जब उसका सिस्टर का जन्म हुआ तब उसकी माता 36 वर्ष थी। तो फादर और मदर में डिफरेंस बताना था उनके एज में। तो फादर 42 वर्ष के थे और मदर 36, तो आपका 6 वर्ष क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ये आपका 6 वर्षीय आंसर था। ये हमारा 9वां प्रश्न था। अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं। देखिएगा 10वां प्रश्न हमारा था कि 3 संख्याओं का माध्य 20 है और इस आंकड़े वाले समुच्चय का परास 12 है। परास मतलब होता है रेंज, रेंज का मतलब होता है परास या परिसर। परास क्या होता है आपका, देखिएगा सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या, ये आपका परास था। ठीक है, अब आगे दिया था कि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। यानी कि मान लीजिए 2 सबसे छोटी, अगर एक हमारा 1, 2 और 3 संख्याएं थी हमारी, तो जो पहली 2 सबसे छोटी संख्याएं थी उनके बीच अंतर 3 था। तो अगर मैं इसको x लूं तो ये हमारा x + 3 हो जाएगा। x लूं तो x + 3 हो जाएगा। अब कह रहा है अगर मान लीजिए हमारा सबसे बड़ी संख्या थी, तो सबसे बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या आप घटा रहे हैं तो आपका 12 आ रहा था। देखिए आपका क्या क्या है, परास आपका 12 था। यहाँ पे परास आपको 12 दिया हुआ था। परास आपका क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अगर ये हमारा सबसे बड़ी संख्या था, उसमें से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो हमारा 12 आ रहा था। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या हमारी होती है वो 12 + x हो रही थी। तो यानी कि अगर मैं इसको कहूं कि ये 12 + x है या फिर x + 12 है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि देखिए इसमें कहा है कि 3 संख्याओं का माध्य क्या है आपका 20 है। यानी कि इन तीनों, माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य जो होता है हमारा वो औसत ही होता है। यानी कि माध्य का सीधा मतलब होता है औसत निकालना। तो औसत मतलब ये हो गया आपका x + 3 और x + 12। और यानी कि 1, 2, 3 संख्याएं थी तो बटा में 3 करते आप, और ये आपका हो गया माध्य 20। यानी कि 3 को अगर इस पार आप लेके आए तो ये हो गया आपका 60। तो x + 2x 2x + x 3x, ये आपका 3x प्लस और 12 3 15 = 60। 3x = 45 और x = 15। यानी कि जो वो तीनों संख्याएं होंगी वो 15 होगा। यहाँ से देखिए x बराबर होगा आपका 15 और x + 3 यानी कि 18 और x + 12 = 27। तो ये आपका 15, 18 और 27 आपके 10वें प्रश्न का आंसर था। तो आज के लिए बस इतना ही था। आगे भी बहुत से प्रश्न है इसमें, हम बाकी कल देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।